नमस्कार, मेरा नाम उज्ज्वल किसला है और आज मैं आपके सामने सुभाष चंद्र बोस और आईएनए के विषय में एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आइए इसे देखते हैं। आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी एक रिवॉल्यूशनरी फोर्स थी जो भारत को आज़ाद करने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में उतरी थी। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर का सामना किया और भारत को आज़ाद कराने के लिए पूरी कोशिश की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान में जब शुरुआती समय में जापान ने पैसिफिक क्षेत्र में कब्जा कर लिया था और वहां पर ब्रिटिश की करारी हार हुई थी, उस दौरान सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया के क्षेत्र में जो प्रिजनर ऑफ वार थे, जो भारत के सैनिक जो युद्धबंदी बन गए थे, उन्हें इकट्ठा करके एक आर्मी का निर्माण किया गया और इस आर्मी को आईएनए कहा गया। इस पहली आईएनए का निर्माण 1942 में हुआ था और इसका नेतृत्व मोहन सिंह कर रहे थे। साउथ ईस्ट एशिया में बहुत से भारतीय मूल के लोग रहते भी हैं और वो भी चाहते थे कि भारत को आज़ादी प्राप्त हो। जापान के सहयोग से उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। ये जो पहली आईएनए थी, इसमें कई सारी ब्रिगेड जैसे कि गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड इत्यादि थे और भी कई सारे ग्रुप्स इत्यादि का निर्माण किया गया था। परंतु आपसी विवाद के कारण और जापानियों के साथ भी पूर्ण सहयोग न मिलने के चलते यह पहली आईएनए ठीक से कार्य नहीं कर पा रही थी। उस क्षेत्र में भी कई प्रकार के लोग रहते हैं, मलय, इंडोनेशियन, चाइनीज, भारतीय। इनके बीच में आपस में भी कई तरीके के अंतर हैं। इन सब चीज़ों का सामना करते हुए मोहन सिंह और रास बिहारी बोस इस पहले आईएनए का गठन तो कर लिए, पर वो इसे संभाल कर नहीं रख पा रहे थे और 1942 के दिसंबर आते-आते ही ये पहली आईएनए तितर-बितर होने लगी। इस परिस्थिति को देखते हुए जापान की सरकार को ये लगा कि अगर आईएनए को हमें आगे बनाना है और ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ भारतीयों की सहायता लेकर युद्ध करना है, तो अब हमें एक बड़े नेता की आवश्यकता है। एक ऐसा बड़ा भारतीय नेता युद्ध के मार्ग पे चल सके और भारत तथा साउथ ईस्ट एशिया के लोग भी उसे अपना नेता स्वीकार करें। इस परिस्थिति को देखते हुए जापानियों ने सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर आने का न्योता दिया। इस समय पर सुभाष चंद्र बोस जर्मनी में थे और जब उन्हें जापानियों के द्वारा कॉन्टैक्ट किया गया, तो उन्होंने पाया कि ये एक उचित मौका है। वो जिस कार्य को करने के लिए कलकत्ता से निकले थे, शायद अब उसका मौका उन्हें प्राप्त हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जर्मनी से शुरू की और सबमरीन के द्वारा वो जापान तक गए और फिर वहाँ से वो सिंगापुर पहुँचे। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुँचकर सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी का इंचार्ज बनना स्वीकार कर लिया। सुभाष चंद्र बोस के सिंगापुर पहुंचने से वहां के लोग और सैनिक बहुत खुश हुए और सभी लोग उन्हें नेताजी कह के पुकारने लगे। सुभाष चंद्र बोस ने भी आईएनए को रिवाइव करने के लिए पूरी एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया और कुछ महीनों के दौरान ही उन्होंने आईएनए को एक फाइटिंग फोर्स के तौर पे तैयार कर लिया था। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने अर्ज़ी हुकूमत-ए-आज़ाद हिंद यानी कि प्रोविज़नल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम आज़ाद हिंद भी कहते हैं, का अनाउंसमेंट किया और आईएनए को आज़ाद हिंद का डिक्लेयर्ड आर्मी बनाया गया।
तो जो आज़ाद हिंद जो था, वो भारत के बाहर से चलने वाला एक गवर्नमेंट था और इसके लिए सुभाष चंद्र ने एक नेशनल बैंक बनाई, करेंसी को इश्यू किया। उन्होंने तिरंगा झंडा को भारतीय झंडे के तौर पे मान्यता दी। साथ ही साथ हिंदुस्तानी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया और ये जो गीत है, शुभ सुख चैन की वर्षा बरसे को नेशनल एंथम बनाया गया। जय हिंद को कॉमन ग्रीटिंग के तौर पे यूज़ किया जाता था और उनकी प्रसिद्ध स्पीच चलो दिल्ली में से एक नारा निकला, चलो दिल्ली, जो कि आईएनए का बैटल क्राई बन गया। ये वही नारा था जो 1857 के दौरान भी उपयोग होता था। नेताजी के लीडरशिप के अंतर आने के बाद में आईआईएल की मेंबरशिप 3.5 लाख तक पहुंच गई और करीब 1 लाख ऐसे लोकल इंडियंस थे जो आईएनए में शामिल होना चाहते थे। धीरे-धीरे करके आईएनए का बल बढ़ता गया और करीब 40 से लेके 50,000 सैनिक इनके पास इकट्ठा हो गए। नेताजी ने अपना प्रसिद्ध भाषण में ये प्रसिद्ध स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। आईएनए का गठन होने के बाद इसे एक आर्म्ड फोर्स के रूप में तैयार करने भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी थी। आईएनए को कई डिविजन्स और रेजिमेंट्स में बाँटा गया। जो आईएनए की फर्स्ट डिवीज़न थी, उसके अंदर में 2nd गुरिल्ला रेजिमेंट यानी कि गांधी ब्रिगेड के अंतर्गत 2 बटालियंस थे। 3rd गुरिल्ला रेजिमेंट यानी कि आज़ाद ब्रिगेड के अंतर में 3 बटालियंस थे और 4th गुरिल्ला रेजिमेंट यानी नेहरू ब्रिगेड भी था। इसके अलावा जो 1st गुरिल्ला रेजिमेंट था, जिसे कि सुभाष ब्रिगेड कहा जाता था, यह एक इंडिपेंडेंट यूनिट थी जिसमें कि 3 इन्फैंट्री बटालियंस थे। आईएनए के अंदर में एक स्पेशल यूनिट बहादुर ग्रुप का निर्माण किया गया, जो युद्ध के दौरान दुश्मनों के बीच जाकर अलग-अलग ऑपरेशंस को पूरा कर सके। इन सब के अलावा आईएनए में एक महिला यूनिट का निर्माण भी किया गया। इसका नाम झांसी की रानी रेजिमेंट रखा गया और इसका नेतृत्व लक्ष्मी सहगल कर रही थी। इस रेजिमेंट में मलेशिया व बर्मा से बहुत सारी फीमेल्स ने वॉलंटियर किया और इसकी मेंबर बनी। इन सब तैयारियों के बीच में वो समय भी आ गया कि जब आईएनए युद्ध के मैदान में उतरे। 23 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और मणिपुर पे कब्जा करने के लिए आगे बढ़े। इस मिशन का कोड नेम यू-गो रखा गया था। आज़ाद हिंद ने अपनी एडवांस हेडक्वार्टर्स को सिंगापुर से लाकर रंगून में स्थापित किया और जापानी सेना के साथ मिलकर वो मणिपुर की ओर मार्च करने लगे। आईएनए की स्ट्रैटेजी यह थी कि वो ब्रिटिश के साथ आमने-सामने की लड़ाई को जितना हो सके उतना टालें, क्योंकि इनके पास ब्रिटिश की जितनी मैन पावर और वेपन्स नहीं थे। जापानी सेना भी यहाँ पर सप्लाई लाइन्स के मामलों में ब्रिटिश की तुलना में बहुत कमज़ोर थी। आईएनए का मकसद यह था कि वो धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए आर्म्स को इकट्ठा करे और अधिक सैनिकों को अपने साथ जोड़े। इनकी उम्मीद थी कि जब वो भारत में पहुँचेंगे, तो जो बहुत सारे ब्रिटिश इंडियन ट्रूप्स हैं, वो डिफेक्ट करके आईएनए के साथ जुड़ जाएँगे। इनका मानना था कि एक बार जब जापानी फ़ोर्स इम्फाल में ब्रिटिश डिफेंसेस को तोड़ देगी, तो आईएनए पहाड़ों को क्रॉस करके नॉर्थ ईस्ट से निकलकर गैंगेटिक प्लेन्स में आ जाएगी और यहाँ पर इन्हें बहुत भारी जन-समर्थन प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद आईएनए एक गुरिल्ला फ़ोर्स की तरह युद्ध लड़ते हुए ब्रिटिश साम्राज्य का अंत करेगी। परंतु जब युद्ध शुरू हुआ, तो परिस्थितियाँ उतनी अनुकूल नहीं रहीं। पहाड़ी क्षेत्र में और बारिश के मौसम के चलते
जापान की सेनाओं को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ब्रिटिश सेनाएँ पहले से ही अपने सभी क्षेत्रों में बैठी हुई थी, उनके पास सारी व्यवस्था थी। उनके बेसेस और सारे रेशन्स, आर्म्स, एमुनिशन सब कुछ उनके पास उपलब्ध था। वही जो जापानी सेना थी और जो आज़ाद हिंद की सेना थी, ये मार्च करते हुए बहुत दूर से यहाँ पर पहुँचे थे और ये इनके लिए एक नया क्षेत्र था। राशन और एमुनिशन की भी इनके पास बहुत कमी थी और साथ ही साथ मुश्किल पहाड़ी टेरेन और मानसून ने इनके लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल बना दिया। इन विपरीत परिस्थितियों में भी आईएनए ने हार नहीं मानी और बहुत बहादुरी के साथ युद्ध किया। आईएनए को 2 भागों में यहाँ पे बाँट दिया गया। जो मेन फ़ोर्स थी वो यूगो ऑपरेशन के तहत मणिपुर की ओर बढ़ने लगी। वहीं एक डाइवर्जनरी टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हुए एक हागो ऑफेंसिव शुरू किया गया अराकान के क्षेत्र में। इसका मकसद था ब्रिटिश सेना का ध्यान भटकाना ताकि जो मेन फ़ोर्स है वो अपने मकसद में सफल हो सके। आगे बढ़ते हुए बहादुर ग्रुप ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है मोइरांग का, उस पर कब्जा कर लिया। आईएनए की जो मेन बॉडी थी, फर्स्ट डिवीज़न, वो यूगो ऑपरेशन के तहत मणिपुर की ओर बढ़ने लगी। इसने सहायता की जापानी सेना की और इनके ऊपर में चिन और काशिन गुरिल्ला फोर्सेस का हमला हो रहा था। उन्होंने जापानी सेना की इनसे रक्षा की और फिर वो चिंदविन नदी को पार करते हुए नागा हिल्स तक पहुँचे और वहाँ से तामू से होते हुए वो इम्फाल और कोहिमा की ओर बढ़ने लगे। इसी दौरान जो सेकंड डिवीज़न थी, उसे जापान की राइट फ्लैंक के साथ जोड़ा गया और इन्होंने कोहिमा पर अटैक किया। आईएनए की बाकी सेना जब तक तामू से निकलकर कोहिमा तक पहुँचती, उसके पहले ही जापानी सेना के पैर वहाँ से उखड़ने लगे। आईएनए की सेना जब उखरुल पहुँची, तो उस समय तक जापानी सेना ने वहाँ से रिट्रीट करना शुरू कर दिया था। जापान के जनरल मातागुची की सेना ने हमला किया था, परंतु कि जिन कारणों का मैंने पहले बताया, ब्रिटिश सेना के पास बहुत सुपीरियर स्थिति थी और इस कारण से वो सफल नहीं हो पाए और जापानी सेना को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा और उन्हें पीछे हटना पड़ा। और जब आईएनए की सेना भी इनके साथ जुड़ने के लिए पहुंची, तो उनके पास भी अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इन्हें भी इनके साथ पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। सेना के पास बहुत कम सप्लाई थी, मानसून का मौसम भी था और इसी समय पे अलाइड फोर्सेस के जो एयर फोर्स थे, वो भी ऊपर से हमला कर रहे थे। पीछे हटते हुए भी इन्हें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो बर्मा के रेगुलर फोर्सेस थे, वो भी ब्रिटिश के साथ मिले हुए थे और वो जापानियों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे और आईएनए को भी नुकसान पहुँचा रहे थे। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जब सेना पीछे हटने लगती है, तब उसके ऊपर सबसे बड़ा खतरा होता है। इस दौरान भी आईएनए ने जान की बाजी लगाकर जापानी सेना को पीछे हटने में सहायता की, ताकि उनका नुकसान कम से कम हो। ब्रिटिश की ओर से मराठा लाइट इन्फैंट्री ने इनका पीछा किया और जापानी सेना और आईएनए को पीछे हटकर बर्मा की ओर आना पड़ा। आईएनए की सेकंड और थर्ड रेजिमेंट ने भी यामामोटो फोर्सेस की सहायता की और सफलतापूर्वक उन्हें विथड्रॉ करने का अवसर प्रदान किया। परंतु दिन-ब-दिन जापान की सेना की स्थिति बिगड़ती चली जा रही थी और इन स्थितियों को देखते हुए जो आज़ाद हिंद गवर्नमेंट रंगून में थी, उसे वापस सिंगापुर शिफ्ट कर दिया गया। रंगून में सिर्फ 6,000 आईएनए ट्रूप्स रह गए थे, पर जल्दी ही ब्रिटिश ने इस पे दोबारा कब्जा कर लिया। अब जापानी सेना और आईएनए का के लिए बर्मा से निकलना एक चुनौती बन गया था और उन्हें बहुत मुश्किल परिस्थिति के बीच में अपनी यात्रा को करना पड़ा।
बर्मा से लेकर बैंकॉक तक पैदल मार्च सेनाओं को करना था। बोस से कहा गया कि वो आगे चले जाएं और सिंगापुर में सुरक्षित पहुंच जाएं, पर उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपने सैनिकों के साथ ही रहेंगे और वो पैदल ही सिपाहियों के साथ इस यात्रा को करते रहे। इस यात्रा के दौरान बहुत से सैनिक मारे गए, बीमारियों का भी शिकार हुए और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा था इनका आंग सान के बर्मीज रेजिस्टेंस के द्वारा। उस क्षेत्र में कुछ चाइनीज गोरिल्ला फोर्सेस भी थे जो कि जापान से लड़ाई कर रहे थे और वो भी रह रहकर इनके ऊपर हमला करते रहते थे। किसी तरीके से बची-खुची आईएनए और बोस वापस सिंगापुर को पहुंचे। इस समय तक ये तय हो चुका था कि आईएनए की हार हो गई है और जापान भी अब युद्ध में पीछे हटता नजर आ रहा था। अगस्त 1945 में जब अमेरिका ने जापान पे एटम बम्स का उपयोग किया, तब ये तय हो गया कि अब विश्व युद्ध खत्म होने वाला है और जापान का अब कोई भविष्य इस युद्ध में नहीं बचा है। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने सोवियत यूनियन की ओर जाने वाले एक प्लेन को लिया, परंतु यह प्लेन ताइवान के पास क्रैश हो गया। माना जाता है कि इसमें इनकी मृत्यु हो गई, परंतु सच्चाई क्या है इसे आज तक कोई जान नहीं पाया है और ये आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि इस हादसे के बाद सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? क्या वो जीवित थे या नहीं थे? अगर जीवित थे तो फिर वो कहाँ रहे और कब तक रहे? ये सभी अनसुलझे प्रश्न आज भी हमारे सामने हैं। ब्रिटिश सेना ने आगे बढ़ते हुए सिंगापुर पे फिर से कब्जा कर लिया और बची-खुची आईएनए सेना को भी सरेंडर करना पड़ा। अब बात करते हैं कि सरेंडर करने के बाद आईएनए का क्या हुआ? तो ऐसा पता चलता है कि करीब 43,000 सैनिकों में से करीब 16,000 सैनिक पकड़ लिए गए थे और उनमें से करीब 11,000 सैनिकों को इंटेरोगेट किया गया। ब्रिटिश ने पूरी एक डिपार्टमेंट बना दी थी इनकी जांच करने के लिए और उन्होंने सिपाहियों को ब्लैक, ग्रे और व्हाइट 3 सेगमेंट में बाँट दिया। ब्लैक वो थे जो कि सबसे अधिक कमिटेड थे आज़ाद हिंद के लिए, ग्रे जो थे वो बीच में थे और जो व्हाइट थे वो सबसे कम कमिटेड थे आज़ाद हिंद फोर्सेस के लिए। फिर नवंबर के करीब 12,000 सैनिकों को छोड़ा गया धीरे-धीरे करके उनके रंग के अनुसार। जो आईएनए के सैनिक व अफसर पकड़े गए थे, इनके ऊपर फिर केस चलाया गया और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इनका एक एग्ज़ाम्पल बनाया जाए। इसलिए चुना गया कि दिल्ली के लाल किले में ही इनकी सुनवाई की जाएगी। करीब 10 बड़े अधिकारियों का कोर्ट मार्शल किया गया और आईएनए के ऑफिसर्स के ऊपर पे मर्डर, टॉर्चर और किंग एम्परर के खिलाफ युद्ध छेड़ने के गंभीर आरोप लगाए गए। इन लोगों में से प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों और शाहनवाज खान, ये तीनों का नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ। गौर करने की बात है कि ये तीनों लोग भारत के 3 बड़े धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम और सिखी धर्म से आते थे। उस समय में ब्रिटेन के जो वार डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, फिलिप मेसन, उन्होंने लिखा कि ये जो ट्रायल चलाने का फैसला था, इसके चलते पूरे भारत में एक नेशनलिस्ट इमोशन का उदय हो गया है और आईएनए के सिपाहियों को लोग हीरो की तरह मानते हुए इनके पक्ष में खड़े हो गए हैं। पूरी देश में ब्रिटिश विरोधी लहर चल पड़ी और आईएनए वार हीरोज के समर्थन में लोग बाहर आने लगे। अंग्रेजों को डर लगने लगा कि कहीं फिर से 1857 जैसी क्रांति ना हो जाए और उन्हें डर था कि उनका कहीं एम्पायर क्रम्बल ना कर जाए। उनका डर बिल्कुल सही साबित हुआ क्योंकि फरवरी 1946 में ही रॉयल इंडियन नेवी ने म्यूटिनी कर दी और ये म्यूटिनी बॉम्बे से शुरू होकर कराची और कलकत्ता तक पहुंच गई थी
इसमें करीब 10,000 सैनिक और 56 जहाज शामिल थे। ब्रिटिश ने बहुत कोशिश की इसे दबाने की और इसे छोटी-मोटी घटना बताने की, लेकिन इस घटना के बाद उनकी हिम्मत ने जवाब दे दिया था। इसी दौरान रॉयल एयर फोर्स में भी स्ट्राइक्स हो गई और वहाँ पर भी म्यूटिनी जैसे माहौल बनने लगे। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटिश को समझ में आ गया कि अब वो भारतीय सैनिकों के बल पर भारत पे कब्जा नहीं रख पाएंगे और इसलिए उन्होंने भारत को आज़ादी देने का फैसला किया। क्लाउड ऑचिनलेक, जो उस समय के बहुत बड़े ब्रिटिश अधिकारी थे, इन्हीं के अंतर्गत आईएनए के लोगों के ऊपर में केस चल रहा था। अगले 3 महीने के दौरान इन्होंने 11,000 सैनिकों को छोड़ दिया, हालांकि उनके पे और अलाउंसेस को रोक लिया गया था। ब्रिटिश भारत को आज़ादी देने के लिए तैयार हो गए थे और उस समय पर जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट किया जवाहरलाल नेहरू के साथ में कि जो आईएनए के सोल्जर्स हैं, उन्हें आज़ाद भारत में आर्म्ड फोर्सेस में शामिल नहीं किया जाएगा और ये भी एक कंडीशन थी भारत को आज़ादी देने की, जिसे कि भारत के कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। आइए देखते हैं आईएनए वेटरन्स का इसके बाद क्या हुआ। तो भारत को आज़ादी मिल गई और इसके बाद आईएनए के बहुत सारे अधिकारी प्रोमिनेंट पब्लिक फिगर्स भी बने। इनमें से कई सारे अलग-अलग देशों में एम्बेसडर बनाकर भेजे गए, जैसे आबिद हसन इजिप्ट और डेनमार्क, ईसीएन नामरियार जर्मनी, महबूब हसन को कनाडा भेजा गया और सिरिल जॉन स्टेसी नीदरलैंड्स में तथा एन राघवन स्विट्जरलैंड के एम्बेसडर बने। मोहन सिंह को राज्यसभा में चुना गया और वो लगातार प्रयास करते रहे कि आईएनए मेंबर्स को फ्रीडम फाइटर्स का दर्जा मिल जाए। शाहनवाज खान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज बने भारत के पहले कैबिनेट में। गुरबख्श सिंह ढिल्लों को आगे चल के पद्म भूषण दिया गया। लक्ष्मी सहगल, जो कि आईएनए में रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट का नेतृत्व किया करती थी, वो भी एक बहुत प्रमुख पब्लिक फिगर बन गई। 1971 में उन्होंने सीपीआई मार्क्सिस्ट को ज्वाइन कर लिया और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन की नेता चुनी गई। इन्हें आगे चलकर पद्म विभूषण से नवाजा गया। 2002 में कम्युनिस्ट पार्टीज ने एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ इन्हें प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उतारा था, परंतु यहाँ इनकी हार हुई और मलेशिया में भी आईएनए के मेंबर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मलेशियन इंडियन कांग्रेस की स्थापना करने में। जॉन थीवी के पहले प्रेसिडेंट बने। जानकी अथी नहप्पन, जो कि रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट में सेकंड इन कमांड थी, वो भी मलेशियन इंडियन कांग्रेस की फाउंडिंग मेंबर बनी और आगे चलकर वेलफेयर एक्टिविस्ट बनते हुए वो मलेशियन पार्लियामेंट में मेंबर बनी। सुभाष चंद्र बोस ने जुलाई 1945 में ही सिंगापुर लौटने के बाद आईएनए के जो अननोन वॉरियर्स थे उनके लिए एक मेमोरियल की स्थापना की थी। परंतु जब ब्रिटिश ने दोबारा सिंगापुर पर कब्जा किया तो माउंटबेटन के ऑर्डर्स पर इस मॉन्यूमेंट को तोड़ दिया गया। आगे चलकर 1995 में सिंगापुर की सरकार ने इस मॉन्यूमेंट को दोबारा बनाया और ये आज भी वहाँ पे मौजूद है और सिंगापुर का एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क माना जाता है। भारत में भी आईएनए के लिए एक स्वतंत्रता सेनानी स्मारक बनाया गया जो कि रेड फोर्ट के पास में है। आइए बात करते हैं कंक्लूजन की। तो सुभाष चंद्र बोस को भी 1992 में भारत रत्न देने का प्रस्ताव रखा गया, परंतु क्योंकि इनके अंत के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं थी और ये कंट्रोवर्सी का मुद्दा था, इसलिए इसे विथड्रॉ कर लिया गया। तो जैसा कि हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। पहले वो एक कांग्रेस के नेता के तौर पर,
फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसके बाद जब उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया तो उन्होंने एक एडवेंचरस यात्रा करते हुए भारत से निकलकर अफ़गानिस्तान, रशिया, जर्मनी, जापान होते हुए वो सिंगापुर तक पहुँचे और वहाँ पे इन्होंने आईएनए का नेतृत्व किया। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आईएनए एक सेना के तौर पर ब्रिटिश एम्पायर के सामने खड़ी हुई तथा उसे कड़ी चुनौती दी। सुभाष चंद्र बोस आज भी एक अनसंग हीरो हैं और भारत के लोग इन्हें याद करते हैं तथा इनके जो बलिदान है उसके लिए भारत की जनता व आने वाली पीढ़ियाँ सदा इनकी ऋणी रहेगी। इस प्रेज़ेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।